हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और उसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है अमालगमेशन। अमालगमेशन के अंदर दो तरह की कंपनीज होती है, जैसा कि मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था। एक होती है ट्रांसफरर कंपनी, एक होती है ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी होती है यानी कि जो न्यू कंपनी होती है, उसकी बुक्स में जनरल एंट्रीज बनाना मैंने सिखा दिया था दो मेथड से, एक मर्जर मेथड और एक परचेज मेथड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी कि जो ओल्ड कंपनी है जिसका लिक्विडेशन हो रहा है, उस कंपनी की बुक्स के अंदर जब उस कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कौन कौन सी जनरल एंट्रीज की जाती है वो आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। तो ध्यान से देखना, केवल जनरल एंट्री नहीं लिखाऊंगा, उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट भी हम साथ में समझेंगे। तो आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है यहां पर, आगे की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आपको समझाने की। तो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ओके, इन द बुक्स ऑफ फरर कंपनी यानी कि हमारे हिसाब से कौन सी कंपनी? जो ओल्ड कंपनी जिसका हो रहा है लिक्विडेशन। यस। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं, फिर मैं जनरल एंट्री कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पता है लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ये वर्ड आपने सुने होंगे। अच्छा, ये नहीं सुने होंगे ना तो बेटा एक शब्द जरूर सुना होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी, ये तो सुना होगा, बिल्कुल। तो उसके अंदर जब ये हो रहा हो, चाहे लिक्विडेशन बोलो, वाइंडिंग अप बोलो, या फिर जो हम डिसोल्यूशन करते थे पार्टनरशिप का, तो वहां पर उसको डिसोल्यूशन बोलते थे, यहां पर हम उसको वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन बोलते हैं क्योंकि कंपनीज का कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज कॉमन है, यहां पर और यहां पर हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। यस, जिसको हिंदी में वसूली खाता बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में भी जब समापन होता था तब भी करते थे लिक्विडेशन के टाइम, और कंपनी में भी करेंगे। हमको बस रियलाइजेशन अकाउंट अगर पहले से थोड़ा बहुत भी आता है तो और मजा है, लेकिन अगर पहले से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आ जाएगा। तो चलिए देखो, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब भी कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस खत्म हो रहा हो, बंद हो रहा हो, उसका समापन हो रहा हो, उसके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, यानी कि उसकी जितनी भी एसेट्स है उसको बेच देते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, बाकी जो पैसा बचता है वो जो उसके ऑनर है वो ले जाते हैं। इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। लेकिन यहां पर वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन हो रहा है अमालगमेशन के केस में ट्रांसफरर कंपनी का। तो ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स कौन लेगा? न्यू कंपनी यानी कि ट्रांसफरी कंपनी। और सारी की सारी लायबिलिटी भी कौन ले लेता है? कई बार ट्रांसफरी कंपनी यानी कि न्यू कंपनी। तो ओल्ड कंपनी की सारी जो एसेट और लायबिलिटी है वो न्यू कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है, और उसके बदले में जो न्यू कंपनी है ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करती है। तो बस ये जो चीज है इसकी हमको जनरल एंट्री करनी है, और थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट का हमको हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने में हमारा जो रूल काम आता है वो आता है मॉडर्न रूल। याद है मॉडर्न रूल? मॉडर्न रूल क्या बोलता है पता है? एसेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। एसेट अगर और इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। डिक्रीज हो तो क्या करते हैं? यानी कि कम हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। लायबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी अगर और बढ़ जाए तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो डेबिट करो। ये रूल आता है तो समझो रियलाइजेशन अकाउंट आपको आ गया। जनरल एंट्री एक भी रटने की जरूरत नहीं, सारी समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट। देखो, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है, जो ओल्ड कंपनी है, जो ट्रांसफरर कंपनी है जिसका लिक्विडेशन हो रहा है, उसकी सारी एसेट और लायबिलिटी कहां जाएगी? ट्रांसफरी कंपनी के पास में, न्यू कंपनी के पास में। लेकिन इसकी बुक्स में तो शो हो रही है, इसकी बैलेंस शीट में तो सारी की सारी एसेट क्या पड़ी है? डेबिट। लेकिन वास्तव में एसेट तो सारी उस कंपनी को देनी है, तो यहां डेबिट नहीं दिखा सकते, यानी कि उस एसेट सारी की सारी जीरो हो चुकी है, सारी की सारी एसेट डिक्रीज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो उन सारी एसेट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो आइए हम करते हैं ऑल रेस्पेक्टिव एसेट्स। अब रेस्पेक्टिव एसेट्स में क्या आ गया? सारी एसेट्स आ गई। कौन सी सारी एसेट्स? जो ले रही है न्यू कंपनी, जो ओल्ड कंपनी ट्रांसफर कर रही है न्यू कंपनी को, जो ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफर कर रही है ट्रांसफरी कंपनी को। क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट क्यों? ये रहा रूल, एसेट डेबिट है
एसेट डेबिट होती है, बैलेंस शीट में है, लेकिन अभी वो जीरो हो गई क्योंकि एसेट तो सारी उनको दे रहे, तो एसेट कम, और एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट, तो चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे आपका स्टॉक हो, चाहे डेटर हो, चाहे आपका बीआर हो, अगर कैश एंड बैंक भी वो ले रही है कंपनी सामने वाली तो कैश बैंक भी आ जाएगा, अगर वो नहीं ले रही तो नहीं आएगा। तो जो भी एसेट उसको ट्रांसफर कर रहे हो वो सारी क्रेडिट, क्योंकि वो एसेट जीरो हो गई। ओके, और इसकी वजह से हमें क्या हुआ, अभी तक उसने पैसे तो दिए नहीं है ओल्ड कंपनी ने हमारे शेयर होल्डर को, तो कंपनी को क्या हुआ, लॉस। तो इस टेम्परेरी लॉस को एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आपको पता है लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, एज पर नॉमिनल रूल, क्लास 11 पे पढ़ते थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ऑल लॉसेज आर डेबिट क्योंकि सारी एसेट जीरो कर दी हमने, तो इतना बड़ा लॉस हो गया तो डेबिट कर दिया, बट ये टेम्परेरी लॉस है क्योंकि उससे हम परचेज कंसिडरेशन लेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट, ऑल एसेट्स विच इज टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि एंड में प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो निकल सके। रियलाइजेशन अकाउंट, ये होगी नरेशन। आप जनरल का फॉर्मेट बना के जनरल एंट्रीज करना, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं, मुझे आता है, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि जो है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने पे ज्यादा फोकस एंट्री कैसे बनी उस पे करूं। जनरल में तो आप लिख दोगे इसको क्या है, पर्टिकुलर के कॉलम में ये लिखना, अमाउंट के कॉलम में डेबिट क्रेडिट डेट एलएफ हो गया। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट, तो सर जैसे हमने यहां पर एसेट सारी ट्रांसफर करी है, ऐसे कैसे लायबिलिटी भी तो ट्रांसफर होगी? बिल्कुल होगी लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब ट्रांसफर हो जाएगी यानी कि लायबिलिटी जीरो हो गई। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी अगर कम हो जाए क्योंकि उसने ले ली, सामने वाली कंपनी ने ले ली, न्यू कंपनी ने ले ली, तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहां कर देंगे हम ऑल रेस्पेक्टिव, जो भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है या बैंक लोन है या बिल्स पेबल है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ऑल रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी हो गई खत्म। बट लायबिलिटी खत्म हो गई, मजा आ गया, हमको हमारी जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ा और लायबिलिटी हमारी किसी और ने पे कर दी, तो ये तो बेनिफिट है। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट बट ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहां पर हो जाएगा, उस इनकम को हम कहां डाल देंगे एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। यस बॉस, तो यहां वापस नरेशन लिखेंगे, ऑल एसेट्स, सॉरी ऑल लायबिलिटीज, all liabilities which is taken by transferee company transfer to realization account। yes, अच्छा जब सर जो लायबिलिटी नहीं ली है वो किसने नहीं ली भैया, जो एसेट नहीं ली है वो किसने एसेट और लायबिलिटी नहीं ली, न्यू कंपनी ने। वैसे तो न्यू कंपनी काफी सारी एसेट और लायबिलिटी ले लेती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ एसेट्स या लायबिलिटी ऐसी हो सकती है तो न्यू कंपनी नहीं लेना चाहती, तो फिर क्या होगा, जो हमारी ओल्ड कंपनी है यानी जो ट्रांसफर कंपनी है उसको बेच देगी, एसेट को बेच देगी, लायबिलिटी का पेमेंट कर देगी। ओके, तो हम पेमेंट कर देते हैं, सबसे पहले पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, यस, टू बैंक। चलो पहले बेच देते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आएगा, यस, एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, और वो एसेट बेचने से हमको बेनिफिट हो रहा है तो उस एसेट्स को कहां डाल देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी एसेट बेची, सोल्ड एसेट विच इज नॉट टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, वो एसेट बेच रहे हैं जिसको ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही, वो एसेट बेच दो। सर बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि पैसा आया, ओके ठीक है, और इसमें भी मॉडर्न रूल लग रहा है, क्या बैंक भी एक एसेट होती है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट। रियलाइजेशन क्यों किया, क्योंकि एक तरीके का बेनिफिट है। अच्छा बेनिफिट इसलिए है बेटा, पता है क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी एक बार क्लोज कर दी है मैंने। ओके, अब आओ यहां, ये जो दो एंट्री है ना, इनमें सारी ऑल रेस्पेक्टिव एसेट्स एंड ऑल रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज, जो भी सारी एसेट और लायबिलिटी होती है वो सब क्लोज हो गई है ना। एसेट को हमने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया और लायबिलिटी को हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया।
तो अब एसेट और लायबिलिटी हमारे पास है ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन अगर कोई एसेट पड़ी है उसको वो लेके नहीं गए तो हमने उसको मार्केट में बेच दी, वो नहीं लेना चाहते इसको, और बेचने से पैसा आया और वो हमारे फायदा है, तो फायदा हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट कर दिया एज पर नॉमिनल रूल। एंट्री नंबर 4, अगर सर ऐसी कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ जाए तो टू बैंक पैसा जाएगा, और लायबिलिटी तो भैया हमारे लिए एक तरह का लॉस हो गया क्योंकि पैसा जा रहा है, तो उसको रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देंगे क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। पेमेंट ऑफ दोज लायबिलिटीज which is not taken by ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, और हमारी लॉस है तो रियलाइजेशन को क्या कर दिया, डेबिट। ओके सर, अब क्या होगा, अब बेटा रियलाइजेशन जो अकाउंट है ना, और ये जो लिक्विडेशन होता है ना, इसके लिक्विडेशन के कई बार खर्चे हो जाते हैं जिसको लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर वो ट्रांसफरर कंपनी पे कर रही है, यानी कि ओल्ड कंपनी पे कर रही है तो यहाँ एंट्री होगी, अगर उसको न्यू कंपनी पे कर रही है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, बट अगर ये पे कर रही है तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। एक तरह का लॉस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा हो गया एक तरह का, और टू बैंक, यहाँ लिख दो लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर बोल रहा हूं, यानी ओल्ड कंपनी, हमारी कंपनी जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। अगर ट्रांसफर न्यू कंपनी पे करेगी तो ये एंट्री नहीं होगी फिर। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना, ये सारी एंट्रियां, अब देखो सब जगह डेबिट या क्रेडिट में रियलाइजेशन हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और ये सारी इन एंट्रियों की लेजर जो करके हम एक अकाउंट बना देते हैं, पोस्टिंग करके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इन एंट्रियों को पोस्ट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और उसके बाद उस अकाउंट की हम टोटल करके बैलेंस निकालते हैं। तो उससे कई बार हमें प्रॉफिट आ जाता है, अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाता है, और खर्चे ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है तो हमें लॉस हो जाता है। तो वो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर, क्योंकि वास्तव में कंपनी खत्म हो गई तो जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो किसका होगा, ओनर का होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं जी। तो वहां पर जो है हम ये इसको ट्रांसफर कर देंगे। एक चीज और लिखेंगे उससे पहले, वो ये है कि अभी तो चलो ये तो हो गया, एक और चीज आएगी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है ना, उसको हमने फ्री फोकट में एसेट और लायबिलिटी थोड़ी दी है। अभी जो थोड़ी देर पहले बताई थी वो बाद में बताता हूँ एंट्री, ठीक है। एक एंट्री और होगी, जो उसको जो ओल्ड न्यू कंपनी है उसको हमने सारी की सारी एसेट लायबिलिटी दे दी, सारी एसेट ले गया, तो वो उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन पे करता है ना, वो यहाँ आएगा। वो कैसे आएगा, तो देखो वो जो परचेज कंसिडरेशन आ रहा है वो हमारे लिए क्या है, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट है, और बेनिफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट। और यहाँ क्या लिख देंगे, ये किससे आना है, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, जो भी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा। अब हम टोटल करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, मेन चीज तो आई नहीं थी, इतनी बड़ी इनकम, पीसी तो आया ही नहीं था, अब परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट बना के उसकी टोटल करते हैं, जो भी बैलेंस आता है बैलेंसिंग फिगर में, या तो वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसको हम शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप बोलोगे कौन से शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो, क्योंकि रियल ऑनर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं, तो उसके अकाउंट में जो है हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बैलेंस, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या है, अगर रियलाइजेशन पे क्या हो, रियलाइजेशन प्रॉफिट हो जाए, और सर लॉस हो गया तो इसकी बिल्कुल उल्टी एंट्री होगी। लॉस के केस में क्या हो जाएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो डेबिट हो जाएंगे। क्यों, इसका भी रीजन है, शेयर होल्डर हो जाएंगे डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो ये एंट्री बनेगी। अगर रियलाइजेशन लॉस हो जाए तो, ठीक है, ओके, उस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। अगली एंट्री होती है जो अब हमारा परचेज कंसिडरेशन, यानी कि जो ये ट्रांसफरी कंपनी हमने डेबिट करा है यहाँ पर, अब इस ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट तो कर दिया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि उससे लेने हैं, एक तरह के एसेट है, अभी तक पैसे आए नहीं, अब वो पैसे आएंगे तो ये ट्रांसफरी कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ताकि इसका अकाउंट हो जाए क्लोज। तो ये ट्रांसफरी कंपनी तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन पैसे जरूर थोड़ी पैसे आएंगे, तो क्या आएगा, जो न्यू कंपनी है हाँ वो पैसे भी दे सकती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
वो अपने इक्विटी शेयर दे सकती है, तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। वो अपने प्रेफरेंस शेयर दे सकती है, तो यहां आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो अपने डिबेंचर दे सकती है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो भी ट्रांसफरी कंपनी चीजें दे रही है उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, सभी को डेबिट कर देंगे। यहां तक एंट्री होने के बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैंने रियलाइजेशन में सारी एसेट ट्रांसफर करी, लायबिलिटी ट्रांसफर करी, परचेज कंसिडरेशन आया रियलाइजेशन में डाल दिया। जो एसेट और लायबिलिटी जो न्यू कंपनी उसने नहीं ली उसको हमने एसेट को बेच दिया और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया ट्रांसफरर कंपनी ने, ओल्ड कंपनी ने। ओके, उसके बाद जो ट्रांसफरी कंपनी से आना है उसकी एक एंट्री डाल दी। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आनी है वो आ गई। अब मेन दो इंपॉर्टेंट चीजें बचती है जो हमने रियलाइजेशन में नहीं डाली थी, वो कभी भी डालते भी नहीं रियलाइजेशन में। आपने पार्टनरशिप भी नहीं डाली थी, एक तो कैपिटल और एक रिजर्व्स, उसको कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, उनको उनके शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो अब क्या होगा मैं बताता हूं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 9th नंबर एंट्री, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करो, डेबिट, है ना, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, कम करने के लिए डेबिट करो। और इसको कहां ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। भाई इक्विटी शेयर होल्डर को इसके पैसे देने पड़ेंगे। यस, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी तो होंगे, हाँ उसका भी करेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को केवल जो ओल्ड कंपनी है उसकी कैपिटल के ही पैसे नहीं देने हैं, इसके अलावा उनको सारे रिजर्व के भी पैसे देने हैं। तो जो भी रिजर्व्स होंगे, ऑल रिजर्व्स, उनको डेबिट कर दो ताकि वो भी क्लोज हो जाए। और ये पैसा कहाँ, ये सारा कहाँ ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमें काफ़ी सारी चीज़ें देनी है, एक तो उनको कैपिटल देनी है और एक उनको रिजर्व्स का पैसा देना है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल और रिजर्व को बेचा नहीं जा सकता, मार्केट में एसेट लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी का पेमेंट हुआ नहीं है तो अब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे, डेबिट करके टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको। ठीक, ओके जी। अब क्या करना सर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये 3 अकाउंट नए बन गए और ये इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म हो गई, लेकिन एक नई लायबिलिटी जनरेट हो गई ना कि उनको पैसे देने हैं। कैपिटल खत्म कर दी लेकिन उनको दी थोड़ी अभी तक, तो उनको क्या देंगे, उनको वो देंगे जो न्यू कंपनी के शेयर है। न्यू कंपनी का जो परचेज कंसिडरेशन हमारे पास में आया वो इनको ही तो देना है। यस, तो हम क्या करेंगे यहां पर, एंट्री नंबर 12, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये हो जाएगा डेबिट, ताकि ये भी लायबिलिटी जो हमने न्यू जनरेट करी है इसको हम खत्म कर दे। 2 इनको क्या देंगे, जो ट्रांसफरी कंपनी है, हाँ उसके शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके प्रेफरेंस शेयर्स, समझ गए, जो ट्रांसफरी कंपनी है यानी कि जो न्यू कंपनी है उसके हो सकता है डिबेंचर्स। यस, है समझ में, और कुछ पैसा हो तो टू बैंक। ऐसे कैसे सर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनको भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जो न्यू कंपनी ने हमको दिया है प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम की लायबिलिटी को हम सबसे पहले खत्म कर देंगे डेबिट करके। ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे जो ट्रांसफरी कंपनी ने इनको पेमेंट किया है। ट्रांसफरी कंपनी के अधिकतर यही होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर ही दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये 13-14 एंट्रीज होती हैं। कुछ एंट्रीज और हो सकती है, वो इसलिए होती है ताकि क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, अतिरिक्त सूचना दे रखी हो तो।
इसके अलावा मोटा मोटी ये सारी एंट्री ही होती है, इनको समझना बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सारी एसेट रियलाइजेशन में, सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में, फिर इसके अलावा वो एसेट जो न्यू कंपनी ने नहीं ली बेच दो, और जो लायबिलिटी न्यू कंपनी ने नहीं दी पेमेंट कर दो। फिर न्यू कंपनी जैसे वो परचेज कंसिडरेशन आ रहा है, हाँ, उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो एक बार। फिर वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो कर दिया, अब परचेज कंसिडरेशन में ट्रांसफरर कंपनी को डेटर बना देते हैं हम, लेकिन उसके बाद उनसे क्या क्या आ रहा है उसकी एक एंट्री हो जाती है, फिर वो डेटर कंप्लीट हो जाता है, वो एंट्री कर जाती है, ट्रांसफर कंपनी डेबिट, ट्रांसफर कंपनी क्रेडिट। फिर लास्ट में बचते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को क्या क्या देना होता है, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व्स प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो उनकी कैपिटल को डेबिट करके उनके शेयर होल्डर को क्रेडिट करके एक नई लायबिलिटी जनरेट कर दी। अब उनको डेबिट करके वापस यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को डेबिट कर देंगे ताकि वो लायबिलिटी खत्म हो जाए। उनको देंगे क्या, जो न्यू कंपनी के शेयर्स है, जो न्यू कंपनी के डिबेंचर्स है, जो न्यू कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।